हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस जेईई मेन 2021 अगस्त में पूछे गए थे, मतलब 4th सेशन में पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने सीक्वेंस सीरीज का लिया है, यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और मैं आज तुम्हें कई चैप्टर के क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। जैसे सीक्वेंस सीरीज का हो गया, प्रोबेबिलिटी का हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर का हो गया, डेफिनेट इंटीग्रेशन हो गया, बाइनोमियल थ्योरम हो गया। तो आज मैं कई चैप्टर के क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ और सारे क्वेश्चंस करा के हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चंस बहुत जो है अजीब टाइप के नहीं थे। तुमने जिस तरह के क्वेश्चंस पढ़े हुए हैं हमेशा वैसे ही क्वेश्चंस आए थे, कुछ खास नहीं था, बस तुम्हें कूल माइंड रहना था और वहां पर अपने पढ़े हुए कॉन्सेप्ट का यूज करके आंसर निकालना था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, क्या लिखा हुआ है पढ़ो इसे। सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन रेशियो आर इज 15। एक इनफाइनाइट जीपी है, उसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, इसका जो सम है वो दिया हुआ है 15। ठीक है, और फिर क्या दिया हुआ है, एंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द सेम जीपी। इसके जो टर्म्स है उनका स्क्वायर करके जब जोड़ते हो, सबका स्क्वायर करके हम जोड़ रहे हैं, तो इसका जो सम है वो 150 है। ठीक है, and the sum of the squares of the terms of the same GP is 150। और फिर क्या कहा जा रहा है, the sum of an infinite GP with first term A and the common ratio R square। मतलब तुम्हें अब इसका सम निकालना है, A प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 4 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट GP। ठीक है, तो आपको यहां तक का सम निकालना है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन दे रखी है तुम्हें और इसका सम निकालना है। क्वेश्चन इज क्लियर? सबको क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं यार, क्या है यार, बस जिसको समझ में आ गया, जो इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको ही ठीक से समझ लो तो अक्सर क्वेश्चन हो जाता है। बस थोड़ा फॉर्मेलिटी रहता है, लिख करके बस 15-20 सेकंड में आंसर निकाल लो। अब देखो ये क्या दिया हुआ, ये 15 दिया हुआ, मतलब a अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 15 दिया हुआ है। इसमें क्या दिया हुआ है, सारे टर्म्स का स्क्वायर करके हमें ऐड करना है। ठीक है, इसका सम 150 है, तो इसका जो सम है वो कितना आएगा, a स्क्वायर अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 150। सही है, इसका जो कॉमन रेशियो है ना वो भी आर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसका सम निकालना है, मतलब आपको वैल्यू निकालनी है a अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, a अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। अब इसका जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर है। तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हैं और तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है, और ये तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हें ए की वैल्यू पता चल जाए और कॉमन रेशियो आर की वैल्यू पता चल जाए। ये दोनों वैल्यू पता चल जाए तुम काम कर जाओगे आराम से, है ना। तो इन दोनों से क्या तुम ए और आर की वैल्यू निकाल सकते हो? तो आराम से निकाल सकते हो यार। देखो ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ए अपॉन 1 माइनस आर इंटू ए अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 150, और इसकी वैल्यू दे रखी है 15। यहाँ 15 रख दो, तो 15 जब रखोगे तो a अपॉन 1 प्लस आर की वैल्यू 15 यहाँ रखोगे और डिवाइड करोगे तो ये 10 आ जाएगा। ठीक है, तो तुम्हारे पास ये हो गया इंफॉर्मेशन, बढ़िया सा ये हो गया। इन दोनों से a और r की वैल्यू निकाल लो। इंफॉर्मेशन स्टार्टिंग में तो ये दोनों दिए हुए थे, तो इसको हमने फैक्टर कर लिया थोड़ा सा, मतलब दो भागों में ऐसे जो है लिख लिया मल्टीप्लाई करके। इसकी वैल्यू 15 रख दी, इसकी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे पावर सबका 1 है, आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब देखो कैसे सॉल्व करना है इन दोनों में। अब तुम एक काम करो, इसमें से इसको डिवाइड कर दो, तो कितना आएगा, जब इसमें इसको डिवाइड करोगे तो 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 15 अपॉन 10। ठीक है, मतलब कितना हो जाएगा, ये 3/2। समझ में आ रहा है? तो अब तुम्हारे पास जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन है 1 प्लस आर अपॉन 1 माइनस आर इज इक्वल टू 3/2। अब इससे आर की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू कितनी होगी जरा बताओ, 2 प्लस 2r इज इक्वल टू 3 माइनस 3r और 5r इज इक्वल टू 1, या r इज इक्वल टू 1/5। आर की वैल्यू 1/5 आ चुकी है, आर की वैल्यू 1/5 यहां रख दो, तो a बराबर 10 इंटू 1 प्लस 1/5, और ये बन जाएगा 10 इंटू 6/5 मतलब 12। तो a की वैल्यू 12 आ गई और r की वैल्यू 1/5 आ गई। और तुमसे क्या वैल्यू पूछी जा रही है, तुमसे पूछा जा रहा है इसकी वैल्यू, मतलब a अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो a अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर तुमसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 अपॉन 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर। और ऐसा तुमने क्वेश्चन बहुत बार कर रखा है यार, तुमने इस तरह क्वेश्चंस बहुत कर रखे हैं,
हाँ 1 - 1/25 मतलब 24/25 है ना, और 25 ऊपर चला जाएगा, 25/2 इसका आंसर फाइनल हो गया। ठीक है, 25 और यहाँ 12 और 24 कट जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 25/2 इसका आंसर फाइनल होता है। ठीक है, चलो तो ये आंसर फाइनल। तो पहला जो क्वेश्चन था एकदम वैसा ही क्वेश्चन था जैसा तुमने पहले बहुत बार लगा रखा है ना। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे दे दी जाती है एपीजीपी या एचपी में किसी में भी, और उसमें जो दोनों अननोन्स होते हैं उन दोनों को निकाल लेना होता है, और उसके बाद जो पूछा जाता है उसमें उन्हीं दोनों अननोन्स की वैल्यू जो तुमने निकाली है इसका यूज करके बड़े आसानी से हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। क्या देखो क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट इवेंट के बारे में मैंने तुमको अच्छे से बता रखा है प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, है ना। जब इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिखा रहता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाता है। तुम्हें याद आ गया होगा, है ना। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट ए एंड बी आर, ए और बी दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी पी ए बराबर पी और पी बी बराबर 2p दिया हुआ है। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी इज 5/9, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी इज 5/9 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। देन वैल्यू ऑफ पी, तो पी की वैल्यू क्या होगी आपको ये निकालना है। तो ये जो पी यूज हुआ है ना इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो चलो बच्चों इसको जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें, दिया हुआ है पी ए बराबर पी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और पी बी बराबर 2p दिया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद कहा जा रहा है द प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी। एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का मतलब समझते हो आप लोग, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी का मतलब होता है इसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हाँ एग्जैक्टली वन, दोनों नहीं होने चाहिए। ठीक है, एग्जैक्टली वन। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन के लिए हमें ये दोनों प्रोबेबिलिटीज का सम निकालना होता है। ये ए है और ये बी है मान लो, तो ये जो है ना इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं पी ए प्लस पी बी -2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है एग्जैक्टली वन इवेंट की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो आपको ये चाहिए, तो इसके लिए पी ए प्लस पी बी किया, और बीच वाला पोर्शन चूंकि दो बार जुड़ा हुआ है और वहां पर कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब उसे जोड़ना ही नहीं है, तो पी ए प्लस पी बी करते हैं तो बीच वाला दो बार जुड़ा होता है उसे हम दो बार घटा देते हैं, तो यही प्रोबेबिलिटी हो जाता है एग्जैक्टली वन इवेंट के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी इज 5/9, मतलब तीसरे इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है पी ए प्लस पी बी -2, और चूंकि ए और बी इंडिपेंडेंट है तो 2pa इंटू पी बी लिख दे रहा हूं। ठीक है, pa इंटू पी बी, हाँ पता है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए ए इंटरसेक्शन बी के लिए pa इंटू पी बी कर देते हैं। ठीक है, और ये बराबर 5/9 दे रखा है। ठीक है, तो इसके बाद तुमसे क्या कहा जा रहा है, देन वैल्यू ऑफ पी, इस पी की वैल्यू निकालनी है। तो चलो भैया जल्दी से निकाल लेते हैं, ये तीन इंफॉर्मेशन है, चलो तीनों कर देते हैं, देखिए क्या होता है। तो ये p दिया हुआ है, ये 2p दिया हुआ है, और ये 2p इंटू 2p कर देंगे, pa बराबर p और pb बराबर 2p, है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कर लोगे आ जाएगा 3p - 4p स्क्वायर बराबर 5/9। अब तो सॉल्व करना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। 27p - 36p स्क्वायर बराबर 5। ठीक है, और इसके बाद ये लिख सकते हैं 36p स्क्वायर -27p और +5 बराबर 0। मैं सब कुछ उधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, 36p स्क्वायर -27p +5 बराबर 0। p की वैल्यू 27 ± 27 का होल स्क्वायर -4 इंटू 36 इंटू 5 कर लोगे। ठीक है, और थोड़ा सा कैलकुलेट कर लोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, p बराबर 27 ± 729 - 720। ठीक है, 720 करेक्ट, और नीचे यहाँ पर 2 इंटू 36, तो ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, जो कि 3 बन जाएगा। p बराबर 27 अंडरवुड के अंदर है ना इसलिए 3, तो ये कितना हो गया 2 इंटू 36। तो देखो कितना जा रहा है कुल मिलाकर के, p बराबर आ जा रहा है एक तो 24/72 और दूसरी तरफ कितना जा रहा है 30/72। ठीक है, तो p की क्या वैल्यू आ रही है, p बराबर 1/3, और इधर से आ जा रहा है कितना कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपका 6 5 30 और 12। ठीक है, 5/12। हाँ,
तो p की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो आ रही है 1/3 और दूसरी 5/12, ठीक है। तो देखो 1/3 और 5/12 में कुछ लिखा हुआ है इसमें, हाँ तो इसमें जो है 1/3 फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5/12 नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ 1/3, ठीक है। तो 1/3 हम इसमें फाइनल कर देंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो चुका है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो -1/2 से 1/2 के बीच में इसे इंटीग्रेट करना है, और इसे इंटीग्रेट करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये बहुत ही सिंपल सा एक्सप्रेशन है, जिसको हम बड़े आसानी से जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अब मैं इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पर ले चलता हूं, ठीक है, और फिर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये आ गया हमारा नेक्स्ट पेज पर। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो ये जो लिखा हुआ है -1/2 से 1/2, अंडर रूट के अंदर जो ये लिखा हुआ है इसको तुम क्या लिख सकते हो, x - 1/x+1 और -x+1/x-1 का होल स्क्वायर dx, ठीक है। ये लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? हाँ थोड़ा ध्यान से देखो, सही है। अरे ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये यार, तो यही तो लिखा हुआ है ना, x - 1/x+1 माइनस दिस अपॉन दिस का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये इतना समझ में आ गया। इसके आगे क्या करना है, इसके आगे -1/2 से 1/2 अंडर रूट के अंदर यहाँ पर आएगा x - 1 का होल स्क्वायर माइनस x+1 का होल स्क्वायर, और नीचे x² - 1 इसका होल स्क्वायर, नहीं हाँ इसका होल स्क्वायर dx, ऐसे। अब इसको तुम और आगे बढ़ाओगे तो कितना आएगा, -1/2 से 1/2, और इधर अंडर रूट के अंदर कितना आएगा, x² + 1 दोनों में है तो कट जाएगा, तो कितना आएगा -4x/(x² - 1) का होल स्क्वायर, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर होल स्क्वायर इसलिए माइनस की कोई इज्जत नहीं है, कुल मिला के तुम इसे ऐसे लिख सकते हो भाई, स्क्वायर की वजह से माइनस गैप हो जाएगा ना, तो ये आएगा 4x/(x² - 1) dx, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल हो गया, इतना सिंपल एक्सप्रेशन है। -1/2 से 1/2 के बीच में तुम्हें इंटीग्रेट करना है, और तुम्हें मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में मॉडुलस फंक्शन, मतलब मॉडुलस जब यूज होता है एक्सप्रेशन में तो हम कैसे उसे इंटीग्रेट करते हैं, मैंने इसके लिए तुम लोगों को खूब बता रखा है, फंक्शन है मॉडुलस के बारे में खूब बताया हुआ है। बस वही छोटी सी प्रॉपर्टी यूज कर दो और तुम्हारा आंसर आने लगेगा। इसे तुम लिख सकते हो 4 mod x और नीचे मॉड के अंदर x² - 1, ठीक है, अच्छी बात। और अब x² - 1, देखो जब x की वैल्यू -1/2 से 1/2, ये लोअर लिमिट अपर लिमिट से पता चलता है ना कि x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है। तो -1/2 से 1/2 के बीच में x की वैल्यू वेरी कर रही है, और -1/2 से 1/2 के बीच में कोई भी x ले लो, यहां रख दोगे तो ये नेगेटिव आ रहा है मॉड के अंदर, जो ये टर्म ये जो दिख रहा है ना ये नेगेटिव है। हाँ, और नेगेटिव जब मॉड के अंदर नेगेटिव होता है तो हम उसे कैसे डील करते हैं इसके बारे में तुम्हें आइडिया तो है ही, इसके बारे में तुम्हें आइडिया होगा। तो 4 mod x अपॉन नीचे 1 - x² dx लिख दोगे, ठीक है। कैसे? क्योंकि ये नेगेटिव था ना, जब ये नेगेटिव है तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करके ओपन करोगे तो 1 - x²। अच्छा अब रही बात इसकी, अब इसको लिख सकते हो 2 × 0 से 1/2। क्यों भैया ऐसा कैसे कर रहे हैं हम लोग, ये जो कर रहे हैं 2 × 0 से 1/2, ये इवन फंक्शन है। 4 mod x अपॉन 1 - x² dx जो लिखा हुआ है, मतलब ये जो है ना ये इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन के लिए माइनस से प्लस से जब लिखा रहता है तो हम 2 × 0 से 1 कर देते हैं ना, तो बस वही कर रहे हैं यार, सीधा सीधा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। और 4x अपॉन 1 - x² हो गया, ध्यान दो 4x, और जब 0 से 1/2 कर दिया तो जाहिर सी बात है मॉड की अब जरूरत नहीं रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो 0 से 1/2 में तुम मॉड लिखो, क्या बेवकूफ़ी हो जाएगी। तो 0 से 1/2 का मतलब हुआ x की वैल्यू अब नेगेटिव नहीं है, तो फिर ठीक है मॉड हटा दो, ठीक है। अब तुम्हें इसे इंटीग्रेट करना है तो कितना आ जाएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 8, मतलब ये कर लो तुम यहाँ पर 4 कर लो, यहाँ पे 4 कर लो, 0 से 1/2 कर लो, 2x कर लो, 1 - x² dx कर लो, ठीक है। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है -2x, तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो ताकि इसका डेरिवेटिव ये हो जाए। अब तुम इसे बड़े आसानी से सॉल्व कर लोगे, कितना आएगा -4 और ये ln mod 1 - x² और 0 से 1/2, ठीक है। अब बस 1/2 रख दो, कितना आ रहा है -4 ln 1 - 1/4 मतलब 3/4,
और माइनस यहाँ पर जब x बराबर 0 रखोगे तो ln1, और ln1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है -4 ln 3/4, मतलब 4 ln 4/3, माइनस उधर जाएगा 3/4 की पावर -1 ना, तो 4/3, ठीक है। तो 4 ln 4/3 इसका आंसर फाइनल होता है। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, ये 4 ln 4/3, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कितना आसान क्वेश्चन था ये। अब अगला क्वेश्चन देखने का समय आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, लेट आर्ग्यूमेंट z+1 अपॉन z-1 बराबर π/4, देन द लोकस ऑफ z बी अ सर्कल हुज रेडियस एंड सेंटर आर रिस्पेक्टिवली r। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा रिपीटेड है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा रखा है। एग्जैक्टली नहीं रिपीटेड है, यहाँ पे मैंने z1 और यहाँ पे z2 लेके सॉल्व करा रखा है तुम लोगों को। मैंने आप लोगों को क्या कराया था, आर्ग्यूमेंट z-z1 कॉम्प्लेक्स नंबर, मैंने ये क्वेश्चन आपको करा रखा है, याद करो, π/4। बस इसका सेंटर और रेडियस आपको निकालना है, और अगर फार्मूला याद है तब ठीक है, z1 की वैल्यू और z2 की वैल्यू यहाँ से देख के कंपेयर करके रख दो, z1 बराबर -1 रख देना और z2 बराबर 1 रख देना। तो इसका सेंटर याद है तुम लोग को, जो मैंने तुम्हें पढ़ाया था। हाँ, तो चलो मैं इसे करा देता हूँ, जल्दी से फिर से करा देता हूँ। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उन बच्चों के लिए हो जाएगा, और जिन्होंने पढ़ा उनका रिवीजन हो जाएगा। हाँ, तो ये जो है ना, जब ऐसा क्वेश्चन आता है और यहाँ पे मैं थीटा लिख दूं या कुछ भी लिख दूं, आप लोग निकाल सकते हो। और मैंने इसको कराते समय ये भी आपसे कहा था कि जनरली यहाँ पर थीटा की जगह मतलब π/4 करके एग्जामिनर देना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए क्योंकि इसका दुगना π/2 होता है, और जब π/2 होता है तो बहुत आसानी से ट्रायंगल वगैरह की एनालिसिस हम कर सकते हैं, ठीक है। ये जनरली एग्जामिनर ऐसा करते हैं। अगर यहाँ पे मान लो π/6 या π/3 भी कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर π/4 से कुछ खास फायदा हो जा रहा है, ये है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बन रहा बच्चों वो ऐसा बनता है, ये z1 है, ये z2 है, और यहाँ पर कहीं पर z है, ठीक है। बस ये है। तो z1 z2 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हाँ, और एंगल ये π/4 दिया हुआ है। तो ऐसे सर्कल का आपको सेंटर भी निकालना है और रेडियस भी निकालना है, ठीक है। सेंटर निकालना है और रेडियस निकालना है, करेक्ट। तो कैसे करोगे, और ये लिखने का तरीका क्या होता है इसको, वास्तव में पहले हम लोग ये लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला कॉम्प्लेक्स नंबर अपॉन पहले वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एंटी क्लॉकवाइज में बाद वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z अपॉन z2 माइनस z। स्टार्टिंग यहां से होती है इसकी, ठीक है। और ये थीटा दिया हुआ तो इसको हम थीटा ऐसे लिखते हैं। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऊपर जो लिखा हुआ है ये ऊपर नीचे माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख देते हैं, ठीक है वही, ठीक है, ऐसे। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, तो z1 इधर बना लो, z2 इधर बना लो, हाँ, एंगल यहाँ दिखा दो, इस तरह से, ठीक है। तो चलो इसको जल्दी सॉल्व करते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा हमारा। तो देखो अब ये इसका सेंटर, और ये निकाल करके मतलब z1 z2 के फॉर्म में सेंटर रेडियस इसका निकाल के z1 की वैल्यू हम रख देंगे और z2 की वैल्यू रख देंगे, जो एक्सप्रेशन को जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको दे करके। फिलहाल इसका सेंटर रेडियस कैसे निकालते हैं ये देखो। तो बच्चों इसमें ये जो सेंटर देख रहे हो ना, इसको z0 कह देंगे, और ये एंगल π/2 हो जाता है, ये r है और ये r है, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब देखो सबसे पहले हम इसमें रेडियस निकालेंगे, ठीक है। तो रेडियस निकालने के लिए अब ये π/2 है तो पाइथागोरस रूल का यूज कर लो। तो r² प्लस r² बराबर z1 माइनस z2 मॉड स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस रूल का यूज कर ले रहे हैं। ये डिस्टेंस क्या है, मॉड z1 माइनस z2, ठीक है, और उसका स्क्वायर। यहां से आ गया 2r² बराबर z1 माइनस z2 स्क्वायर, या r बराबर z1 माइनस z2 अपॉन √2, ठीक है। तो ये हो गया रेडियस का फार्मूला। अब z1 बराबर तुम जो है -1 और z2 बराबर 1 रख दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2/√2 और √2। तो √2 रेडियस है, तो ये 3 ऑप्शन में √2 दिख रहा है, ठीक है। तो रेडियस तो बड़े आसानी से आ गया। अब देखो सेंटर निकालने के लिए ना रोटेशन फॉर्मूला लगा दो, z1 माइनस z0। और जब तुम लोग को मैंने पढ़ाया था रोटेशन फार्मूला तो मैंने कैसे बोला था उस समय, एंटी क्लॉकवाइज में बाद में क्या मिला, किससे मिला, और जो रुका हुआ पॉइंट है ना z0, इसको फिक्स करके तुम ऐसे रोटेट कर सकते हो ना, ऐसे रोटेट कर सकते हो। तो क्या मिला, z1 माइनस z0 मिला रोटेशन होने के बाद। किससे मिला, z2 माइनस z0 के रोटेशन होने के बाद, z2 माइनस z0।
और किस एंगल पे रोटेट किया, π/2। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब रोटेशन करते हो तो एंगल को आप पॉजिटिव में लेते हो, और क्लॉकवाइज में जब रोटेशन करता होता है तो हम लोग एंगल को नेगेटिव में लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन कर रहे हो तुम लोग, तो इसलिए e⁻i⁻², ठीक है। और e⁻i⁻² की वैल्यू कितनी होगी, cos π/2 प्लस i sin π/2, जो कि i के बराबर हो जाएगा। इसीलिए एनालिसिस और आसान हो जा रही है। π/2 ना होता तो इतना आसान एनालिसिस ना होता, ठीक है। मान लो π/3 होता, π/6 कुछ भी होता, और तो फिर उसे तुम बड़ा सा लिखते। अब देखो e⁻i⁻², कितना सिंपल आई। अब z1 माइनस z0 बराबर z2i माइनस z0i, इसको इधर ले आओ, z0i माइनस 1 बराबर z2i, और इसके बाद माइनस z1, देख लो, और z0 बराबर z2i माइनस z1, ठीक है, अपॉन i माइनस 1, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेंटर। अब सेंटर आ गया तो सेंटर में फिर z1 z2 की वैल्यू रख दो। z1 बराबर क्या रखना है, z1 बराबर, यहां पे देखो, z1 बराबर -1 रख दो, और z2 बराबर, ये जो हमने प्रूफ किया ना, ये जनरल फार्मूला प्रूफ हो गया। जो ऊपर लिखा हुआ उसको देख के z1 रख दो, जो नीचे लिखा उसको देख के z2 रख दो, अपने आप एडजस्ट हो जाएगा सब कुछ सही सही। तो z1 बराबर -1 रखना है, तो चलो z1 बराबर -1 रख देते हैं, z1 बराबर -1 और ये बराबर 1, तो z2 बराबर 1 रखना है, तो i, और z1 बराबर -1 तो i प्लस 1 अपॉन i माइनस 1, ठीक है। और इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यार, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस i अपॉन माइनस ऑफ 1 माइनस i, अरे सॉरी 1 माइनस i, ठीक है, ऐसे। ऊपर नीचे क्या मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर नीचे 1 प्लस i मल्टीप्लाई कर दें, 1 प्लस आई ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i। तुम जैसे इजी समझो वैसे सॉल्व कर लो। तुम यहाँ पे भी i प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते थे। मुझे i वाला पार्ट राइट में देखना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लेके 1 माइनस आई लिख दिया था यहाँ पे, ठीक है। अच्छा चलो, यहाँ पे कितना आएगा, -1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 2 आ गया, ठीक है। और आई स्क्वायर -1 होता है, ये और ये कट जाएगा, तो कितना जाएगा, माइनस आई आ गया, ठीक है। देख लो 2 भी कट जाएगा, है ना, तो माइनस आई। तो कुल मिला के जो सेंटर है वो माइनस आई है, मतलब कितना हो जाएगा, 0, -1, 0, -1 इसका सेंटर है, ठीक है। तो 0, -1 सेंटर, देखो 0, -1 सेंटर किस में है भाई, 0, -1 सेंटर, ठीक है, 0, -1 सेंटर ये रहा, ठीक है। और ये इसका आंसर फाइनल था। √2 इसका रेडियस और 0, -1 इसका सेंटर होगा, ठीक है। तो वो जो तुमको मैंने करा रखा है ना, बस उसे तुम्हें, अगर जिन बच्चों को वो याद होगा वो बच्चे डायरेक्टली कर लिए होंगे, और जिन्हें नहीं याद होगा तो वो बच्चे प्रोसेस से कर लिए होंगे। तो आपको अप्रोच याद रखना चाहिए। इस तरह के बहुत ढेर सारे फार्मूले कितना याद करोगे, ये भी बात सही है तुम्हारे लिए। तो ठीक है, आप लोग प्रोसेस याद रखो और जल्दी से करके आंसर निकाल लिया करो, ठीक है। तो चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, वेक्टर का है, a बराबर i प्लस जे प्लस के, b बराबर i माइनस के, a क्रॉस c बराबर b, a डॉट c बराबर 3, देन द वैल्यू ऑफ बॉक्स ABC। लो, बॉक्स ABC की वैल्यू है a क्रॉस c, इसमें से a क्रॉस c डॉट b, a क्रॉस c, बस समझ में आ गया होगा जो मैं बोल रहा हूं। और आपको याद है ना, वेक्टर a, वेक्टर b, वेक्टर c, और a डॉट b क्रॉस c बराबर b डॉट c क्रॉस a, ये क्या लिखा हुआ है, ये बॉक्स ABC जो लिखा हुआ है वास्तव में लिखा हुआ है a डॉट b क्रॉस c, जिसको हम b डॉट c क्रॉस a भी लिख सकते हैं, और जिसको हम c डॉट a क्रॉस b भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको निकालना है वैल्यू a डॉट b क्रॉस c, और इसी की वैल्यू हो जाएगी b डॉट c क्रॉस a, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज में चलना है, ठीक है, b डॉट c क्रॉस a, और बराबर c डॉट a क्रॉस b। इन तीनों में देखो तुम कौन सा सबसे आसानी से निकाल पाओगे। c क्रॉस a का यूज हुआ है यहाँ पर, बस जो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया है उसकी वैल्यू ये होती है और इसकी वैल्यू ये होती है, बस यहाँ से निकाल लो। हम यहाँ से निकालेंगे, ठीक है, उसको छोड़ो, इसको हटाओ क्या, इसको गायब ही कर दो ना, इसको मैं गायब कर दे रहा हूँ, ऐसे हटा दे रहा हूँ, हाँ। और ये हो जाएगा b डॉट c क्रॉस a क्रॉस c ये दिया तो माइनस b, ठीक है, मतलब माइनस b डॉट b, और भैया माइनस b डॉट b की वैल्यू कितनी है, देखो
बी ये है आई माइनस के, तो माइनस आई माइनस के डॉट आई माइनस के, और ये आ जाएगा बच्चों कितना जाएगा, ये आ जाएगा -1 + 1, ठीक है, आई डॉट आई और के डॉट के, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2 इसका आंसर फाइनल होता है, ठीक है। तो सोचो कितना आसान है ये, कितने आसानी से ये आंसर दे रहा है -2, है ना। देखो यहाँ पर सिर्फ बी वेक्टर से काम चल गया, ए वेक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ी, ए डॉट सी की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। जिन बच्चों को ये ना पता होगा तो ए डॉट बी क्रॉस सी ये सब पता नहीं क्या क्या करके क्वेश्चन को लेंदी बना लेंगे, ठीक है। जिनको पता होगा कि ये दोनों बराबर होते हैं तो वो सी क्रॉस ए, है ना, यहाँ से यूज कर लेंगे, बी डॉट बी से आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कहाँ का है, ये रहा डिफरेंशियल इक्वेशन का है। If 1 + y tan square x plus tan x dy by dx plus y बराबर 0 and limit x tending to 0 positive x y बराबर 1, then the value of y π/4। हाँ, ऐसा क्वेश्चन भी खूब लगाया हुआ है तुम लोगों ने, है ना। ठीक है, चलो इसको जल्दी से लगा के देखते हैं कैसे लगता है। अच्छा देखो, सबसे पहले tan x dy by dx को लेफ्ट साइड में ले लो, ठीक है, और उधर y के साथ किया जाएगा प्लस y के साथ तुम ले लो tan स्क्वायर x + 1 ले लो, और माइनस tan स्क्वायर x ले लो, वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाले पार्ट में डालने के लिए, है ना। समझ में आ रहा है, tan x dy by dx और y tan स्क्वायर x, और y कॉमन ले लो यार, y एक बार दिखना चाहिए। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy by dx एक बार दिखना चाहिए और y एक बार दिखना चाहिए, ठीक है। तो dy by dx और y एक बार दिख गया, हाँ। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, याद करो, और तुम्हें याद है tan स्क्वायर x + 1 अपॉन क्या करना है तुम्हें, अपॉन tan x, ठीक है, बराबर -tan x। वाह कितना आसान है ना। अच्छा चलो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो जल्दी से, e⁻∫ tan स्क्वायर x + 1 अपॉन tan x, और ये sec स्क्वायर x है यार, ये e⁻ln tan x आ जाएगा, अरे इसे sec स्क्वायर x लिख देना, ठीक है, बराबर tan x। इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो tan x आ गया, ठीक है। बस जब tan x आ गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर माइनस ये, इसको देखो ध्यान से, ये देख रहे हो, ये है तुम्हारा लास्ट जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, सब कुछ जो कन्वर्ट करके जो ले आए हो, है ना, बदलते हुए, तो यहाँ तक आए थे, हाँ ठीक है। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर माइनस tan x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर tan x dx, बस बराबर माइनस tan स्क्वायर x, ठीक है। इसे तुम बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ये हो जाएगा माइनस ऑफ sec स्क्वायर x -1 dx, और ये बन जाएगा फाइनली माइनस tan x और प्लस x + c, वो tan x - x और माइनस बाहर लगा, इसलिए माइनस tan x + x + c कर दिया, ठीक है। तो y इंटू tan x बराबर ये आ रहा है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद सॉल्व करने के बाद देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले ये पढ़ो कैसे आगे बढ़ना है। लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x y बराबर 1, एक लिमिट दिया हुआ है तुम्हें, है ना। और फिर अंत में y π/4 की वैल्यू निकालनी, मतलब y की वैल्यू निकालनी है x बराबर π/4 पे। तो x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव x y बराबर 1 दिया हुआ है, उसका यूज कैसे किया जाए। देखो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव xy बराबर 1 ये दिया हुआ है, और y बराबर क्या है, तो y बराबर यहाँ से रख दो दिस अपॉन tan x, तो माइनस tan x प्लस x प्लस c अपॉन tan x, समझ में आ रही बात, ये बराबर 1, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पे x से डिवाइड कर दो, x से मल्टीप्लाई कर दो, ये 1 बन जाएगा, x कट जाएगा, तो फाइनली क्या बनेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, जो बचेगा उसमें x के लिए 0 रख दो पहले, चलो अच्छा ये लिख देता हूँ, माइनस tan x प्लस x प्लस c। एग्जाम में तुम डायरेक्टली कर लिया करो, मगर मैं अभी पूरा लिख दे रहा हूँ। तो ये आ जाएगा 0 -0 प्लस 0 प्लस c बराबर 1, तो c की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। c की वैल्यू 1 आ गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि y बराबर माइनस tan x प्लस x प्लस 1 अपॉन tan x है, फाइनली ये है, ठीक है। तो y π/4 की वैल्यू निकालनी है, मतलब x की वैल्यू π/4 रख देना है,
तो चलो x बराबर π/4 रख देते हैं इसमें, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो y बराबर कितना जाएगा, tan π/4 1 होता है तो -1 और प्लस π/4 और प्लस 1/1, तो ये दोनों कट गया, y की वैल्यू π/4 नहीं, हाँ y की वैल्यू π/4 आ गई, ठीक है। तो y की वैल्यू π/4 हो गई, करेक्ट है ना। तो π/4 tan π/4 1, ठीक है, कट गया, ठीक है। y की वैल्यू π/4, तो देखो क्या आंसर है π/4 इसमें, हाँ है। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा ये π/4, करेक्ट। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, पर मतलब जैसा क्वेश्चन तुमने लगा रखा है वैसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर c की वैल्यू निकालने के लिए ये थोड़ा सा नया कर दिया गया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव करके दे दिया गया, और यहाँ से c की वैल्यू आपने लिया और फिर आपने आंसर निकाला, ठीक है। चलो ठीक है, वो तो एग्जामिनर की मर्जी, जैसा चाहे वैसा दें, हमें तो अपनी पूरी तैयारी करके रखनी है, बच्चों को तो पूरी तैयारी करके रखनी है कि एग्जामिनर जो चाहे जैसे चाहे वैसे चेक करें हमें, है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये देखो बाइनोमियल थ्योरम का है। तो 1 + x की पावर 20 इज एक्सपैंडेड इन द फॉर्म ऑफ दिस, r बराबर 0 से 20 CR x टू द पावर r, देन द वैल्यू ऑफ दिस। तुम्हें याद है मैंने तुम लोगों को बाइनोमियल थ्योरम में यही फार्मूला डेवलप कराया था। देखो C1 + C2 + C3 ऐसे करते हुए Cn, ठीक है। और जब ऊपर कुछ नहीं लिखा तो उसको n मान लेते हैं हम लोग, याद आ रहा है। इसकी वैल्यू 2 की पावर n - 1, याद आ रहा है। और फिर इसके बाद हमने किया था जो है 1 × NC1 + 2 × NC2 + 3 × NC3, ऐसे ऐसे करके फार्मूला डेवलप किया था। फिर 1² 1 NC1 + 2 NC2, ये वाला जो फार्मूला, इस तरह का एक फार्मूला, और फिर 1² NC1, ये आप लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ लीजिएगा। इस तरह से जो पूरा फार्मूला आता है तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो मैंने पूरा बता रखा है तुम लोगों को। तो ये जो दिया हुआ है वास्तव में, है ना, ये क्या दिया हुआ है, 1 + x⁻20 एक्सपैंडेड इन द फॉर्म ऑफ, अरे ये तो बाइनोमियल थ्योरम का सीधा सीधा वो दिया हुआ है, 20C1 x⁻1 20C0 x⁻0 20C1 x⁻1 + 20C2 x⁻2, ऐसे प्लस प्लस कर करके, यार वो तो सिंपल बाइनोमियल थ्योरम का वो एक्सपेंशन दिया हुआ है, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या है, r की वैल्यू 0 रखो तो 0 × समथिंग 0, ठीक है। चलो 1² 20C1 + 2² 20C2 + 3² 20C3, ऐसे करते हुए आपको जाना है और 20 टर्म्स तक जाना है, ठीक है। लास्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +20 20² 20² और 20C20, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। हाँ, तो इसका फार्मूला याद करो। अगर मैं यहाँ पर n कर दूं, NC1 और यहाँ NC2 NC3 और यहाँ पर 1² 2² 3², ऐसे करते करते यहाँ पर n² तक ले जाऊं, है ना, मतलब जहाँ पे 20 लिखा हुआ वहाँ पर n अगर कर दूं तो इसका एक फार्मूला होता है, n × n+1। मैं फार्मूला पूरा लिख दे रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो 1² NC1 + 2² NC2, और ये आप लोग बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। NC3 ऐसे करते हुए n² NCn, इसकी वैल्यू होती है n × n+1 2 की पावर n-2। ये फार्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है। और इसके बाद और भी क्या क्या चीजें होती हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज का कैसे यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम में, एक्सपेंशन वगैरह में, है ना, तो वो सब कुछ मैंने तुम लोगों को बताया था। मेथड ऑफ डिफरेंस तक के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए थे बाइनोमियल थ्योरम में, वहां से देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो चलो भाई, इसमें क्या करना है, अब देखो n की वैल्यू 20 रख दो सीधा सीधा यार, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 20 रख देंगे, 20 × 21 × 2 की पावर 18, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका यहाँ से 4 निकाल लो, 4 × 5 5 × 21 और 2 की पावर 2 × 2 की पावर 18, और ये बन जाएगा 105 और 2 की पावर 20, ठीक है। ये इसका आंसर फाइनल हुआ, ठीक है। और इसमें 2 तो है नहीं कि इसमें चला जाए, तो जो इसमें 2 का दिख रहा है ठीक उधर ले जाओ, है ना, 2 का फैक्टर जो भी मिल रहा है उसको उधर ले जाओ, ये आ गया, ठीक है। देखते हैं क्या आंसर है इसका,
इसमें ठीक है 105, इधर देखो सारे के सारे ऑड है ना, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 का जो भी पावर आ रहा था उसको मैंने राइट में ले लिया, ठीक है। तो 2 की पावर 20 इंटू 105, ये इसका आंसर फाइनल होता है, ठीक है। ये वाला आंसर इसका फाइनल है। और ये मैंने सॉल्व कैसे कराया था, तुम लोग को याद होगा कि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन लिखते हैं और फिर उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, और फिर जो रिजल्ट आता है डिफ्रेंशिएट करने के बाद, डिफ्रेंशिएशन के बाद उसमें फिर हम x से मल्टीप्लाई करते हैं हर जगह, और फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करते हैं और एट द लास्ट x बराबर 1 रख देते हैं, और यही फार्मूला प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो देख लेना यार, और इसे मैंने कहा भी था हाईलाइट करके कि हाँ तुम इसे याद रखना अच्छी तरीके से, क्योंकि ये बहुत यूज होने वाला जो है फार्मूला है। और अगर कहीं सीरीज में कुछ बहुत टफ फंसता है तो ये तुम्हें याद जरूर रहना चाहिए, तुम्हारा समय बहुत बचता है, ठीक है। चलो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।